नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं रेलवे की एक और नई भर्ती के बारे में जो कि आपकी निकल गई है पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। इससे पहले आपकी एनटीपीसी की आ चुकी है, उसके बाद रेलवे की तरफ से आपकी दूसरी वैकेंसी है पैरामेडिकल स्टाफ की। ठीक है, पैरामेडिकल आपकी भर्ती निकल गई। इसमें अलग अलग पद है जैसे कि फार्मासिस्ट है, लैब असिस्टेंट है, लैब सुपरिटेंडेंट है, स्टाफ नर्स है और काफ़ी अलग अलग इसमें पोस्ट निकल गई है। टोटल जो पोस्ट निकली है वो है 1937। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि सभी पदों की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, फ़ीस क्या है, एज क्या मांगी गई है, सैलरी क्या है और जितने भी अदर जो पॉइंट है जो आपको जानने ज़रूरी है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि कब से कब तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, फ़ीस कब भरी जाएगी। तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन करने की स्टार्टिंग डेट है वो है 4 मार्च और एंडिंग कब होगी इसकी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 2 अप्रैल। फ़ीस की अगर बात करें, फ़ीस पे करने की जो लास्ट डेट है ऑफलाइन पेमेंट करने की वो है 4 अप्रैल और ऑनलाइन पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो है 5 अप्रैल। और सभी प्रोसेस को मिला के जो फाइनल सबमिशन करोगे आप, ऑनलाइन जो फाइनल सबमिशन करोगे फ़ीस के बाद वो हो जाएगा 7 अप्रैल आपकी लास्ट डेट है। इसके बाद इसका जो एग्ज़ाम होगा सीबीटी, क्योंकि इसमें सीबीटी एक ही होने वाला है, सीबीटी 1, 2 नहीं होंगे, तो एक यहाँ पे सीबीटी होने वाला है। तो उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग फर्स्ट वीक ऑफ जून तक इन्होंने बताई है। इसके बाद अगला हमारा पॉइंट है कि पोस्ट वाइज वैकेंसी और सैलरी, कि किस पोस्ट की यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकली है और उसकी सैलरी कितनी है। सबसे पहले आपकी जो टोटल कितनी वैकेंसी यहाँ पे 16 टाइप की अलग अलग यहाँ पे पोस्ट है। सबसे पहली आपकी डाइटिशियन की, इनिशियल पे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, सबका लिखा हुआ है उसके सामने। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 ही निकली है। इसके बाद आपकी स्टाफ नर्स, इसकी काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है 1109 और इनिशियल पे आप यहाँ पे सबका देख सकते हो और मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड हालांकि मैं आपको आगे बताऊँगा कि मेडिकल स्टैंडर्ड ये जो C2 है, C1 है, B1 है, ये सभी क्या है और क्या मांगे गए हैं। 3 ही टाइप के इसमें मांगे गए हैं, B1, C1 और C2। तो ये मैं आपको आगे बता दूंगा। तीसरी आपकी पोस्ट है डेंटल हाइजीनिस्ट, इसकी 5 पोस्ट निकल के आई है। चौथी आपकी डायलिसिस टेक्नीशियन, इसकी 20 पोस्ट है। 5वीं पोस्ट है आपकी एक्सटेंशन एजुकेटर, इसकी 11 पोस्ट निकल के आई है। उसके बाद आपकी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, इसकी अच्छी खासी पोस्ट है 289। इसके बाद आपकी लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3, इसमें 25 पोस्ट है। अगला आ जाएगा आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट, इसकी 6 पोस्ट है। उसके बाद जो 9th आपकी पोस्ट है वो है परफ्यूजनिस्ट, जिसकी 1 ही पोस्ट निकल के आई है। और नेक्स्ट आपकी 10th वाली जो पोस्ट है वो है फिजियोथेरेपिस्ट, जिसकी 21 पोस्ट निकल के आई है। 11वीं आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 3, इसकी आपकी 277 पोस्ट निकल के आई है। फिर 12वीं आपकी पोस्ट है रेडियोग्राफर, जिसकी 61 पोस्ट है। उसके बाद है आपकी स्पीच थेरेपिस्ट, इसकी 1 ही पोस्ट है। और उसके बाद है आपकी ECG टेक्नीशियन, जिसकी 23 पोस्ट निकल के आई है। उसके बाद आपकी आ जाती है 15वीं पोस्ट लेडी हेल्थ विजिटर, इसकी 2 पोस्ट निकल गई है। और लास्ट है आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 जिसकी आपकी टोटल 82 पोस्ट निकल के आई है। तो टोटल जो पोस्ट है वो है 1937। ये सभी जोन को मिला के निकली है। अब दोस्तों अगला हमारा पॉइंट है कि पोस्ट वाइज जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है और साथ साथ एज, ये दोनों चीज़ एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी पोस्ट है डाइटिशियन, जिसकी एज आपकी मांगी गई है 18 से 33। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई यानी कि 1/7/2019 यहाँ से काउंट होगी। ठीक है, तो 1 जुलाई को आपकी जो एज है वो 18 साल हो जानी चाहिए और 33 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ जनरल की, 18 से जो 33 लिखी हुई है ये है जनरल की। OBC में आपको पता है 3 साल की छूट होती है, SC/ST में 5 साल, फिजिकल हैंडीकैप्ड में 10 साल। तो वो जो है वो आप अपने हिसाब से ऐड कर देना। बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपको चाहिए BSc साइंस में, साथ ही साथ आपको 1 साल का कोर्स चाहिए, जिसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कहते हैं। वो 1 साल का होता है कोर्स डाइटेटिक्स में और उसके साथ आपको 3 मंथ का इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी चाहिए। अगर ये सब आपके पास नहीं है तो इसके अलावा दूसरा ऑप्शन बता रखा है इन्होंने, BSc होम साइंस में होनी चाहिए आपकी, प्लस आपके पास MSc होनी चाहिए होम साइंस के अंदर। तो अगर ये चीज़ है तो ये इससे भर सकते हो और ये चीज़ है तो इससे भर सकते हो। दूसरी आपकी पोस्ट है स्टाफ नर्स, जिसकी एज मांगी गई है 20 से 40। ठीक है, मिनिमम एज 20 होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए जनरल की। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसमें लिख रखा है इन्होंने कि सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड
मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 ईयर्स कोर्स, एक 3 साल का कोर्स होता है मिडवाइफरी में, तो वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब अगर आपके पास नहीं है तो ओनली आपके पास अगर बीएससी नर्सिंग कर रखी है आपने तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो स्टाफ नर्स का। अगली हमारी पोस्ट आ जाती है डेंटल हाइजीनिस्ट की। तो इसके अंदर जो आपकी एज मांगी गई वो है 18 से 33 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको डिग्री चाहिए साइंस के अंदर बायोलॉजी में, उसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट 2 साल का डेंटल हाइजीन में। उसके साथ साथ और क्या चाहिए, इसमें काफ़ी चीज़ें मांगी गई है। रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका डेंटल हाइजीनिस्ट है, मतलब डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आप रजिस्टर्ड एक डेंटल हाइजीनिस्ट होने चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ डेंटल हाइजीनिस्ट। इतनी सारी चीज़ें इन्होंने एक साथ मांग ली है, सब में एंड लिख रखा है, यानी कि सभी चीज़ आपको यहाँ पे चाहिए। चौथी आपकी जो पोस्ट है वो है डायलिसिस टेक्नीशियन, जिसके अंदर आपको चाहिए बीएससी, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा हेमोडायलिसिस में या फिर 2 साल का आपको हाउस ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस चाहिए हेमोडायलिसिस में। तो ये सारी इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5वीं हमारी जो पोस्ट है एक्सटेंशन एजुकेटर की, जिसकी आपकी जो एज है वो मांगी गई है 22 से लेके 35 साल की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो बात करें, इसमें ग्रेजुएशन मांगी गई है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और इन सभी के अंदर 2 साल का आपको इसमें जो डिप्लोमा है वो दिखाना होगा हेल्थ एजुकेशन में, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। छठी आपकी पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3। इसकी जो आपकी एज मांगी गई है वो है 18 से लेके 33। इसके अंदर आपको क्या चाहिए, बीएससी चाहिए। कैसा मतलब बीएससी के अंदर क्या मेन मांगा गया है, केमिस्ट्री एज अ मेन और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए किसी भी ब्रांच से केमिस्ट्री की, ठीक है। प्लस क्या चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा, 1 साल का डिप्लोमा चाहिए किसमें, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर में। या फिर अगर ये डिप्लोमा 1 साल का नहीं है तो आपको दिखाना होगा 1 साल का एनटीसी का सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पे दिखाना होगा। एनटीसी की जो ट्रेनिंग वगैरह होती है उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको दिखाना होता है। एनटीसी क्या होती है आपकी, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, ये आपको दिखाना होगा। 7वीं हमारी पोस्ट है लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड 3। इसकी जो आपकी एज मांगी गई है वो है 18 से 33। इसके अंदर आपको चाहिए बीएससी। बीएससी किस किस सब्जेक्ट में, या तो बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर लाइफ साइंसेज में, इनमें नहीं है तो बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये होना चाहिए। इसके साथ आपको चाहिए क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए, ठीक है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का। अगर वो नहीं है तो इसके साथ आपको चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है तो दूसरी आपको चाहिए बीएससी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, लेबोरेटरी में बीएससी होनी चाहिए। चलते हैं 8वीं पोस्ट की ओर। थोड़ा सा इसको मेरे को लग रहा है जूम कर देना चाहिए। अब देखते हैं हमारी 8वीं पोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट। इसके अंदर जो आपकी एज मांगी गई है वो 18 से 33 और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो बीएससी चाहिए ऑप्टोमेट्री या फिर डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन में। कोर्स यहाँ पे 3 से 4 साल का होना चाहिए। परफ्यूजनिस्ट जो आपकी 9वीं पोस्ट है, इसके अंदर जो आपकी एज मांगी गई है वो है 21 से 40। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो मांगी गई है बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, या तो बीएससी होना चाहिए विद डिप्लोमा होना चाहिए परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में, वो नहीं है तो बीएससी होनी चाहिए। और 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कार्डियो पल्मोनरी पंप टेक्नीशियन में। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट की बात करें तो एज 18 से 33 मांगी गई है। मांगा क्या गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए फिजियोथेरेपी में। और साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या मांगी गई, 2 साल का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिखाना होगा फिजियोथेरेपी में, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में। अगली आपकी पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रेड 3। इसके अंदर आपको 10+2 यानी कि 12th आपको चाहिए साइंस में और इट्स इक्विवेलेंट मांगा गया है विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। इसके साथ आपको डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी में। अगर ये चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, बी फार्मा, ये होनी चाहिए। उसके बाद आपकी 12th पोस्ट है रेडियोग्राफर। इसकी जो एज मांगी गई है वो है 19 से 33। मैंने फार्मासिस्ट ग्रेड 3 की शायद एज नहीं बताई, उसकी है 20 से 35। इसकी हो जाएगी 19 से 33। इसके अंदर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है 10+2 यानी कि 12th मांगी गई है विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इसके साथ आपको चाहिए डिप्लोमा चाहिए किसके अंदर, रेडियोग्राफी के अंदर या फिर एक्सरे टेक्नीशियन के अंदर या फिर रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी के अंदर 2 साल का। तो ये हो गई रेडियोग्राफर की। अगली हमारी पोस्ट है स्पीच थेरेपिस्ट की। इसकी जो एज मांगी गई है वो है 18 से 33 और इसके अंदर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। बीएससी चाहिए, उसके साथ डिप्लोमा चाहिए ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी में, 2 साल का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस चाहिए। ईसीजी टेक्नीशियन की बात करें तो एज यहाँ पे मांगी गई है 18 से 33। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 या फिर ग्रेजुएशन इन
साइंस हैविंग सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा या फिर डिग्री इन ECG लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी टेक्निक्स, इन सभी में आपको ये चीज़ें चाहिए। ध्यान देना जो भी आप पोस्ट भर रहे हो उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जगहों में आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं लेडी हेल्थ विजिटर की। यहाँ पे एज मांगी गई है 18 से 30 और इसके अंदर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है 12th मांगी गई है। और उसके साथ आपको दिखाना होगा मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कोर्स का पूरा सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना होगा। नेक्स्ट आपकी पोस्ट है लैब असिस्टेंट ग्रेड 2, जिसकी आपकी एज है 18 से 33, जिसमें आपके मांगा है 12th यानी कि 10+2 साइंस के अंदर, प्लस आपको क्या चाहिए इसके साथ, डिप्लोमा चाहिए इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंदर। अगर आपके पास वो नहीं है डिप्लोमा तो दूसरी चीज़ यहाँ पे है सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब। इसमें दे रखा है कि कम से कम ये जो कोर्स है आपका 1 साल का होना चाहिए, कोर्स के एंड में आपका टेस्ट वगैरह होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ये सभी चीज़ इन्होंने यहाँ पे मांगी है। तो ये होगी पूरी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ध्यान से देखना और ध्यान से फॉर्म भरना। मेडिकल स्टैंडर्ड की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जिस भी पोस्ट के आगे आपके मेडिकल स्टैंडर्ड B1 लिख रखा है और उसके लिए जनरल फिटनेस आपके फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट चाहिए। उसके अलावा आई साइड की अगर बात करें तो विजन स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है, डिस्टेंट विजन चाहिए आपको 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, यानी कि अगर आपके चश्मे लगे हुए हैं तो भी आप अलाउड हो, लेकिन जो पावर है लेंसेज की आपके वो 4D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 और 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, तो ग्लासेस हो तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पे आपके कुछ टेस्ट होंगे कलर विजन के, बाइनोकुलर विजन के, नाइट विजन के, मायोपिक विजन के, तो वो आपको पास वहाँ पे करने पड़ेंगे। अगला है मेडिकल स्टैंडर्ड C1। तो जिस भी पोस्ट के आगे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 लिख रखा है उसके लिए आई साइड का डिस्टेंस विजन चाहिए 6/12 6/18 विद और विदाउट ग्लासेस, तो चश्मा है तो भी चलेगा। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 विद और विदाउट ग्लासेस, जो पास का वर्क होता है, क्लोज वर्क यहाँ पे चाहिए आपको। C2 की बात करते हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 आई साइड का डिस्टेंस विजन चाहिए 6/12 या फिर नील विद और विदाउट ग्लासेस। नियर विजन की बात करें तो SN 0.6 कंबाइंड विद और विदाउट ग्लासेस, इसमें भी आपको नियर वर्क चाहिए। तो देख लेना ये सभी है, चेस्ट में सभी में अलाउड है आपके। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस यहाँ पे आपको जनरल और OBC की लगेगी 500 रुपये, जिसमें से आपके 400 रुपये रिफंड हो जाएंगे CBT देने के बाद। नेक्स्ट जितने भी अदर कैटेगरीज है जैसे कि SC ST एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए 250 रुपये लगेंगे और CBT देने के बाद आपके 250 रुपये रिफंड हो जाएंगे। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो। ऑफलाइन में अगर बात करें तो SBI बैंक चालान के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस चालान पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि इसका इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। अगर आपको अलग अलग पोस्ट भरनी है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। जितनी भी पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर रहे हो तो पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। हालांकि एग्ज़ाम सबके लिए अलग होगा, लेकिन फॉर्म आपको सिर्फ एक ही भरना है, एप्लीकेशन आपको एक ही करनी है, फीस एक ही बार लगेगी आपकी। तो इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही CBT होने वाला है, ठीक है। CBT 1 CBT 2 नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल CBT होगा इसके अंदर, जिसके अंदर आपका जो CBT होगा 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। और इसका जो सिलेबस है, एग्ज़ाम पैटर्न है, वो आगे देख लेते हैं। इसका एग्ज़ाम पैटर्न की अगर यहाँ पे बात करें तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 4 यहाँ पे मेन सब्जेक्ट दे रखे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। प्रोफेशनल एबिलिटी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, इसके 70 क्वेश्चन और 70 मार्क्स है। पहले नीचे वाले सुन लीजिए। जनरल अवेयरनेस, बेसिकली GK की बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। फिर आपकी जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो आपके मैथ्स और रीजनिंग को कंबाइन कर दिया गया है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। जनरल साइंस आपके 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स की। अब बात कर लेते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी, ये क्या चीज़ है। जितनी भी आपने अभी पीछे पोस्ट देखी है, टोटल इसमें जो 16 पोस्ट थी, तो सबके लिए प्रोफेशनल एबिलिटी का जो कोर्स है यानी कि जो सिलेबस है वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा, यानी कि हर पोस्ट का आपका एग्ज़ाम अलग होने वाला है। तो 70 क्वेश्चन आएंगे। पर्टिकुलर जिस पोस्ट के लिए आप भरते हो उस पोस्ट का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है वो अलग होगा। बाकी ये तीनों जो नीचे वाले सब्जेक्ट है वो कॉमन रहेंगे सबके अंदर। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 1/3 है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जनरल 40%, OBC और SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेबस देख लेते हैं। जनरल अर्थमेटिक का ये रहा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, वैसे कंबाइंड होकर ही आएगा आपका, सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस। तो जनरल अर्थमेटिक के अंदर आपका क्या क्या चीज़ें हैं,
नंबर सिस्टम, बॉड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड क्रिस्टल्स। रीजनिंग की बात करें तो एनालॉगीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज के क्वेश्चन, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसे डीआई कहते हैं, एंड सफिशिएंसी और कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशंस, ये सभी टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स आपके आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी आएगा, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया आएगा इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इंडियन इकोनॉमी आएगी, एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सारे आपके जीके के अंदर है। जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेज अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ये सारा इसका सिलेबस दे रखा है जो मेन यहाँ पे पार्ट दे रखे हैं। अगला आपका आता है प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस, जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसके आपके आएंगे 70 क्वेश्चन। अब देखिए डाइटिशियन की जो पोस्ट है उसके लिए 70 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। मतलब डाइटिशियन का जो प्रोफेशनल एबिलिटी का सिलेबस है वो ये वाला है, इसमें से पूरे आपके 70 क्वेश्चन बनेंगे। स्टाफ नर्स के ये सिलेबस है प्रोफेशनल एबिलिटी का, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो भी आप पोस्ट भरते हो सिर्फ वही सिलेबस देखना उसके आगे का, बाकी वो जो मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और आपकी जनरल अवेयरनेस है वो सभी के लिए कॉमन है। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस है वो सबका अलग होगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करोगे तो अलग से एक पूरा का पूरा सिलेबस पे वीडियो बना दूंगा। ये 6, 7, 8 तीनों पोस्ट के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 9th और 10th इनका भी ले लीजिए, 11th 12th इनका भी ले लीजिए आप, 13, 14, 15, 16 तो आपने सभी का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर बात करें अब जोन वाइज पोस्ट की कि किस जोन में कितनी पोस्ट है, तो आपको विज्ञप्ति के अंदर मिल जाएगी, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएगी कि किस जोन में कितनी आपकी वैकेंसी है। तो आप देख लेना, जोन वाइज आप भर देना, एक ही जोन से भर सकते हो और एक ही फॉर्म भरना है, ध्यान रखना। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एग्ज़ाम भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, लेकिन फॉर्म एक ही भरना है, उसके अंदर प्रेफरेंस दे सकते हो आप उसके अंदर भी, तो यही इसके अंदर सिस्टम चलेगा, फॉर्म आपको एक ही भरना है। तो ये आपकी पूरी डिटेल हो गई आज की वीडियो की। फिर भी कोई डाउट रहता है इसके अलावा तो आप कमेंट कर सकते हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो में।